हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए सेकंड सेमेस्टर का जो पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, इसके पेपर 1 को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है एडोलेसेंस एंड यूथ, जिसे हिंदी में बोला जाता है किशोरावस्था एवं युवावस्था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम आप लोगों को यानी कि फर्स्ट पेपर के, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है, अभी इसके हम एक टॉपिक कंप्लीट कराए हैं आप लोगों को, ठीक है। उसमें जो हम लोगों को किशोरावस्था के जो सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि किस किस राइटर के द्वारा किशोरावस्था के समय के लिए यानी कि किशोरावस्था के लिए कौन कौन से सिद्धांत किसने दिया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके पहले क्लास में हम लोग स्टेनले हॉल का सिद्धांत पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है थियरी ऑफ एन्ना फ्रायड का है, ठीक है। आप इनको अन्ना फ्रायड भी बोल सकते हैं, एना फ्रायड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी आज की जो क्लास रहने वाली है फ्रेंड्स, थियरी प्लस एमसीक्यू यानी कि क्लासेस रहेंगी, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एना फ्रायड ने क्या क्या कहा है, कैसे उनकी थ्योरी है, ठीक है। एक बार थ्योरी को समझ लेते हैं तो जो उनका यानी कि एमसीक्यू यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसको समझना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। और ये सब इस प्रकार के सिद्धांत है कि आप लोगों को अगले यानी कि आगामी आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जेआरएफ, ठीक है, जो भी आप आगे यानी कि अपने तैयारी करना चाहते हैं, उसमें भी आप लोगों को ये जो थ्योरी क्लास हम दे रहे हैं, इसको यदि आप लोग पढ़ेंगे तो क्या होता है कि आगे जब थोड़ा सा हाई लेवल पर आप जाते हैं तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा हाई लेवल के पूछते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग थ्योरी को समझे रहेंगे तो आप लोगों को से चाहे लो को यानी कि लो लेवल का क्वेश्चन पूछे, चाहे आप लोगों से हाई लेवल का क्वेश्चन पूछे, कोई भी आप लोगों को उसमें समस्याएं नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोगों को हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लासेस कराएं, ताकि आप सभी लोगों को आगे भी हेल्प मिल सके और एमए में भी तो आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। आपका चैनल है लर्न विथ अल्पना और आप लोग अपने सभी दोस्तों को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, ताकि आप सभी लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है। जिन लोगों को पता नहीं है कि क्लासेस चल रही है, देखिए काफ़ी लोग क्या है कि जो पुराने क्लास यानी कि 2023 में जो क्लासेस चलाई गई थी, केवल उन्हीं को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उनको पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ रहे हैं, सर्च करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों से मैं ये कहूँगी कि आप लोग न्यू क्लास भी देखिए, ठीक है। जो आप लोगों की पुरानी क्लासेस हैं, ठीक है, वो थोड़ा उस टाइम जब मैंने प्रिपरेशन कराया था एमए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का, तो थोड़ा जल्दीबाजी में हुआ था, ठीक है। इस बार हम आराम आराम से चल रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को थ्योरी भी दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को आगे चल करके काफ़ी हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग एना फ्रायड के बारे में देखेंगे, इन्होंने क्या कहा है अपनी थ्योरी में, ठीक है, यानी कि इनका क्या कहना है। और बहुत ज़्यादा लॉन्ग इनकी थ्योरी नहीं है, ठीक है, शॉर्ट में ही है। तो चलिए सबसे पहले इनके बारे में हम लोग समझते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। और प्रीवियस ईयर में आपके इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी हम आप लोगों को साथ ही में डिस्कस कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, एना फ्रायड, ठीक है। एना फ्रायड के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। सबसे पहले देखिए, जो एना फ्रायड है फ्रेंड्स, ये आपके महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड की बेटी थी। एना फ्रायड कौन थी, तो आपके महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड की बेटी थी। इनका जन्म जो है वो आपका 3 दिसंबर 1895, ठीक है, या 1895 को वियना में हुआ था। वियना कहाँ है फ्रेंड्स, तो आपके ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो आपकी वियना है, ठीक है। तो यहीं पर इनका जन्म हुआ था एना फ्रायड का, ठीक है। देखिए एना फ्रायड ने प्रमुख कार्य यानी कि एना फ्रायड का जो प्रमुख कार्य था वो आपका अहम की प्रकृति थी, यानी कि नेचर ऑफ ईगो, ठीक है। अहम की प्रकृति जो होती थी, ये इनका एक मुख्य कार्य था करना, ठीक है, एना फ्रायड का। इसी पर देखिए इन्होंने किया था, ठीक है, यानी कि जो इनका मुख्य कार्य था अहम की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ ईगो, इस पर किया था। और इनकी देखिए जो प्रथम पुस्तक थी, ठीक है, हालांकि इन्होंने कई पुस्तकें अपनी लिखी हैं, बुक्स, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रथम हमेशा आप लोगों से यही पूछा जाता है, जो प्रथम पुस्तक थी वो कौन सी थी, ठीक है। तो देखिए जो उनकी प्रथम पुस्तक थी वो आपको था एन इंट्रोडक्शन टू द टेक्निक ऑफ चाइल्ड एनालिसिस, यानी कि जो एना फ्रायड जी की प्रथम पुस्तक थी उसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द टेक्निक ऑफ चाइल्ड एनालिसिस, ठीक है। ये आपके एना फ्रायड जी का बुक का नाम था, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है, यानी कि देखिए अब जो एना फ्रायड जी ये किशोरावस्था के संबंध में क्या कही है, ठीक है।
आगे है कि एना फ्रायड ने किशोरावस्था का अध्ययन मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से किया। ठीक है, यानी कि जो एना फ्रायड है, देखिए इनके जो पिता थे फ्रेंड्स, थोड़ा सा इनके बारे में भी डिस्कस करते चले। जो अगली क्लास जो आपके हम कल लेंगे वो आपका फ्रायड का लेंगे। ठीक है, यानी कि जो फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि फ्रायड का आप व्यक्तित्व का सिद्धांत कह सकती हैं या फिर उनका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कह सकती हैं। तो देखिए जो फ्रायड साहब है उन्हीं की बेटी आपकी एना फ्रायड है। ठीक है, तो इन्होंने भी देखिए जो किशोरावस्था का अध्ययन किया था वो आपके मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से ही किया था, यानी कि जिस दृष्टिकोण से इनके पिताजी ने किया था उसी दृष्टिकोण से इन्होंने भी किया था। ठीक है, उन्होंने देखिए इस बात पर बल दिया, यानी कि जो एना फ्रायड थी उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि मानव का काम संबंधी जो जीवन है, ठीक है, वो आपका शैशव काल से ही प्रारंभ हो जाता है एवं किशोर काल में कामेच्छा की प्रवृत्ति की पुरावृत्ति होती है। यानी कि जो भी आपके जो मानव का काम संबंधी जो जीवन होता है वो आपके शैशव काल से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि शैशव काल से ही, ठीक है, शैशवावस्था से ही। और ये किशोर काल में जो उनकी कामेच्छा की प्रवृत्ति होती है उसकी पुरावृत्ति यानी कि वो पूरी हो जाती है। ठीक है, पूरी होती दिखाई देती है, आप इस प्रकार से इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे है कि इस प्रकार के किशोर काल के संघर्ष का प्रारंभ वास्तव में बाल्यकालीन अनुभवों में ही निहित रहता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जब बाल्यकालीन में होते हैं, ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो भी उनकी कामेच्छा होती है, ठीक है, वो शैशव काल से स्टार्ट हो जाता है उनके अंदर। और जो भी वो अपने बाल्यकालीन यानी कि बाल्यावस्था में वो करते हैं, ठीक है, वो किशोरावस्था में जा करके वो अपने अनुभवों में ही निहित रहता है। ठीक है, यानी कि क्या उनसे गलतियाँ हुई, क्या अच्छाइयाँ हुई, ठीक है, कामेच्छा के प्रति उनके। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये जो किशोरावस्था में जब आते हैं तो वो अपने अनुभव में निहित हो जाते हैं, यानी कि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे-धीरे। ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं। कुछ लोग नासमझ भी होते हैं, ठीक है, ये आप भी मान सकते हैं, मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो जो भी उनके अनुभव रहता है यानी कि जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है वो उनके यानी कि जो किशोरावस्था होता है उसी में निहित रहता है। ठीक है, आगे है कि देखिए जो एना फ्रायड है, ठीक है, देखिए एना फ्रायड का मत है कि किशोर काल किसी भी व्यक्ति के जीवन की सुखद अवस्था है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो किशोरावस्था होता है ये वो व्यक्ति के जीवन की एक सुखद अवस्था मानी जाती है। ठीक है, जब वह स्वयं में पुरुषोचित या फिर स्त्रियोचित लक्षणों को पाता है। पुरुषोचित लक्षण मतलब यानी कि बालकों में जो होते हैं दाढ़ी मूछ वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, स्त्रियोचित यानी कि उनका मासिक धर्म आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो किशोरावस्था होता है वो उनके लिए एक सुखद काल भी माना जा सकता है। ठीक है, किशोर के लिए। ठीक है, या फिर वो आप किसी भी व्यक्ति के जीवन के कह लीजिए, जब उसका किशोरावस्था स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा सुखद अनुभव यानी कि सुखद अवस्था वो उसकी होती है। ठीक है, और क्या होता है कि यदि लड़का है तो वो पूर्णता का एहसास करता है। ठीक है, वो पूर्ण हो गया है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ जो प्रवाहित होती हैं, ठीक है, या फिर स्रावित होती हैं आप बोल सकते हैं आपके पुरुषों में। ठीक है, और जो लाल रक्त कणिकाएँ स्रावित होती हैं वो आपके स्त्रियों में। तो ये सब जो भी कार्य होते हैं ये आपके किशोरावस्था में ही होता है। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था होती है वो एक सुखद अवस्था होती है। ठीक है, और इसमें जो किशोर हो या फिर किशोरियाँ होती हैं, ठीक है, या फिर पुरुष हो या फिर स्त्री हो, ठीक है, किशोर किशोरी भी आप बोल सकते हैं, स्त्री पुरुष भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो अपने किशोरावस्था में पूर्णता का एहसास करता है, यानी कि मैं पूर्ण हो चुका हूँ या फिर पूर्ण हो चुकी हूँ। ठीक है, और इस प्रकार से देखिए वह स्वयं की प्रतिमा यानी कि इमेज संबंधी अवधारणाओं का विकास करता है। ठीक है, वो खुद का अपना एक इमेज बना लेता है। ठीक है, कि भविष्य में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, समाज में मेरा क्या स्थान रहने वाला है या फिर मेरा क्या स्थान है। ठीक है, परिवार में हमारा क्या स्थान है और आगे चलकर क्या हमारा स्थान रहेगा या फिर हमारा स्थान क्या था, वो मतलब वो एक अपनी धारणा बना लेता है। ठीक है, एक अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर लेता है। उसी को आप बोल सकते हैं कि वो अपना एक इमेज संबंधी अवधारणाओं का एक विकास वो करता है। ठीक है, और देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नीचे आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, इसको मैंने रेड से टाइप किया है ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट।
चलिए, देखिए नीचे क्या दिया गया है कि एना फ्रायड को मनोविश्लेषणात्मक बाल मनोविज्ञान का सह संस्थापक माना जाता है, ठीक है। देखिए जो मनोविश्लेषणात्मक बाल मनोविज्ञान के संस्थापक है वो तो आपके फ्रायड साहब हैं, ठीक है, यानी कि इनके पिता। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि मनोविश्लेषणात्मक बाल मनोविज्ञान का जो सह संस्थापक होता है, ठीक है, वो कौन है, तो वो आपके एना फ्रायड साहब हैं, ठीक है। और इनकी जो देखिए दूसरी सदस्य थी वो आपकी मेलनिन कैनिन, ठीक है, मैनलिन कैनिन थी। और एना का देखिए जो प्रमुख ध्यान था फ्रेंड्स वो आपके बच्चों एवं किशोरों के अध्ययन से था, यानी कि जो एना फ्रायर थी ये मुख्य रूप से, ठीक है, इनका जो प्रमुख रूप से पूर्ण रूप से जो ध्यान था केवल बच्चों एवं किशोरों के अध्ययन से था, ठीक है। ये बच्चों और किशोरों का ज़्यादातर अध्ययन किया था, इसलिए देखिए किशोरावस्था में जो भी इनके सिद्धांत हैं, ठीक है, वही हम लोग पढ़ भी रहे हैं, हमारा चैप्टर भी है और हमारा पेपर भी है फर्स्ट किशोरावस्था एवं युवावस्था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग किशोरावस्था के ही बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि एना फ्रैड का प्रमुख ध्यान किसके अध्ययन से था? यानी कि किसके अध्ययन से था? तो यानी कि बच्चों या फिर किशोरों या फिर दोनों या फिर कोई नहीं, तो आप लोग लगा देंगे आंसर बच्चों एवं किशोरों दोनों, ठीक है। तो ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से आपके 7-8 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप, सॉरी शॉर्ट नहीं, आप लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव या फिर एमसीक्यू आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को ही एमसीक्यू आंसर टाइप क्वेश्चन बोला जाता है, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता होगा इसलिए मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स इनका देखिए जो थ्योरी था, ठीक है, वो इतना ही था। मैंने पहले भी बताया था कि काफ़ी शॉर्ट रूप में इतना इनका थियरी जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को एनाफ्रैट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे इनके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि एना फ्रायड किसकी बेटी थी, ठीक है। देखिए काफ़ी इजी, पिछली बार मिड टर्म के एग्जाम में भी बहुत लोगों के कॉलेज में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, कि एना फ्रायड जो है वो किसकी बेटी थी। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड की, सेकेंड ऑप्शन है जीन पियाजे की, थर्ड ऑप्शन है स्टेनले हॉल की और फोर्थ ऑप्शन है आपका जेम्स मार्सिया की, ठीक है। तो अभी अभी हमने फ्रेंड्स अपनी थ्योरी क्लास कंप्लीट किया है, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जितने भी हम आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या फिर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसमें आप लोगों को कोई भी समस्याएं नहीं आ रही होंगी, ठीक है, समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए जो एना फ्रैड किसकी बेटी थी, तो आप सभी लोग सबसे पहले ऑप्शन टिक करेंगे सिगमंड फ्रैड की, ठीक है, क्योंकि पहला ही जो लाइन था आप लोगों की थ्योरी क्लास की एना फ्रैड की उसी में लिखा गया था कि एना फ्रैड जो है वो महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड की बेटी थी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है कि एना फ्रायड का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो ये भी हमने आप लोगों को सेकंड फर्स्ट लाइन में ही था ये भी, ठीक है, कि एना फ्रैड का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 3 दिसंबर 1995, सेकेंड ऑप्शन है 4 दिसंबर 1800, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन क्या था आपका 3 दिसंबर 1895, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका है 4 दिसंबर 1895, थर्ड ऑप्शन है आपका 3 सितंबर 1995 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 5 जून 1995। देखिए इसी टाइप के आप लोगों के क्वेश्चंस हमें जो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ताकि आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। लेकिन देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और जितने भी ईयर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा ईयरली वाले क्वेश्चन है, ठीक है, किस सन में किसकी स्थापना हुई थी या किसका जन्म हुआ था, ठीक है, क्या है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ईयर वाले जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों को सटीक याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक सटीक याद नहीं होंगे तब तक आप लोग एग्जाम में सही नंबर नहीं ला सकते। पहले यानी कि आप लोगों को एक चीज़ बता दे रही हूँ कि जो सेकंड सेमेस्टर में पिछली बार गलतियाँ हुई थी, ठीक है, तो इन्हीं सब की वजह से नंबर कटा था, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन गलत देगा तो आप लोग ऑप्शन कोई भी टिक कर देंगे आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोगों का हाई क्वालिटी वाला कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है जिसमें आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आप लोग कोई भी आंसर लगा देंगे आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए थोड़े से परसेंटेज क्या होते हैं कि कम बनते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए जो लोग अच्छे से तैयारी करते हैं उन लोगों का परसेंटेज जो है वो काफ़ी अच्छा जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करिए और 85+% आप लोग लाएँ हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा पढ़ कर के, ताकि हमें भी थोड़ा-सा खुशी हो, ठीक है, कि मैंने तैयारी करवाया, हमारे बच्चों ने इतने अच्छे रिजल्ट लाए हैं मेरे सामने, ठीक है।
तो कब जन्म हुआ था फ्रेंड्स? तो इनका जन्म जो है वो आपका 3 दिसंबर 1995 को इनका जन्म हुआ था। किसका? एना फ्रायड का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एना फ्रायड का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ठीक है। तो हमने देखिए थ्योरी क्लास में इसको भी बताया था। ठीक है, कि एना फ्रैड का जन्म किस स्थान पर हुआ था। पहला ऑप्शन है आपका स्विट्जरलैंड, सेकेंड ऑप्शन है आपका वियना यानी कि ऑस्ट्रिया, और थर्ड ऑप्शन है आपका जिनेवा, फोर्थ ऑप्शन आपका नीचे है वो आपका इंडिया है, वो तो होगा नहीं। ठीक है। तो देखिए जो एना फ्रैड का जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो आपके वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है। यानी कि ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है राजधानी वियना, तो एना फ्रैड का जो जन्म है वो आपका वियना में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि एना फ्रायड का मुख्य कार्य क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके ये, कि एना फ्रायड का मुख्य कार्य क्या था। पहला ऑप्शन है परा अहम की प्रकृति, सेकेंड ऑप्शन है किशोरों की प्रकृति, थर्ड ऑप्शन है अहम की प्रकृति, और फोर्थ ऑप्शन है आपका निर्माण की प्रकृति। ठीक है। तो देखिए हमने आपकी आज की ही क्लास में बताया अभी अभी। ठीक है, कि एना फ्रायड का मुख्य कार्य क्या था। तो देखिए जो एना फ्रायड का मुख्य कार्य था फ्रेंड्स वो उनकी अहम की प्रकृति था, यानी कि सेंटर ऑफ ईगो। ठीक है, इनका मुख्य कार्य था। तो चलिए ये देखिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, 2023 में आप लोगों के क्वेश्चन ये आए हुए हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ ही साथ करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एन इंट्रोडक्शन टू द टेक्निक ऑफ चाइल्ड एनालिसिस किसकी पुस्तक है। ठीक है, यानी कि ये पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। पहला ऑप्शन है स्टेनले हॉल, सेकेंड ऑप्शन है आपका सिगमंड फ्रायड, थर्ड ऑप्शन है एना फ्रायड, और फोर्थ ऑप्शन है आपकी ब्रूनर। ठीक है। तो देखिए जो एन इंट्रोडक्शन टू द टेक्निक ऑफ चाइल्ड एनालिसिस किसकी पुस्तक है, तो अभी अभी हमने क्लास में ये भी आपको बताया था। ठीक है, तो ये किसकी पुस्तक है फ्रेंड्स, आपके एना फ्रायड साहब की पुस्तक है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि मनोविश्लेषणात्मक बाल मनोविज्ञान का सह संस्थापक माना जाता है, यानी कि किसको माना जाता है। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक बाल मनोविज्ञान का सह संस्थापक। पहला ऑप्शन है आपका सिगमंड फ्रायड को, सेकंड ऑप्शन है एना फ्रायड को, थर्ड ऑप्शन है दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सह संस्थापक दिया है। ठीक है, तो सह संस्थापक जो है वो आपका एना फ्रायड है। ठीक है, इनको ही मनोविश्लेषणात्मक बाल मनोविज्ञान का सह संस्थापक माना जाता है। किसको? एना फ्रायड साहब को। ठीक है, जो कि सिगमंड फ्रायड की बेटी हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थ्योरी से क्वेश्चन कैसे लिए जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए ये आपके लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से। ठीक है, क्वेश्चन है कि एना फ्रायड का प्रमुख ध्यान किसके अध्ययन से था, यानी कि जो एना फ्रायड थे जो इनका ध्यान था वो किसके अध्ययन पर सबसे ज़्यादा था। पहला ऑप्शन है आपका बच्चों के, सेकेंड ऑप्शन है किशोरों के, थर्ड ऑप्शन है दोनों के, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, तो अभी हमने सबसे लास्ट के लाइन में आप लोगों को बताया था थ्योरी क्लास के कि एना फ्रायड का प्रमुख ध्यान किसके अध्ययन से था, तो यहाँ पर बच्चों एवं किशोरों दोनों के अध्ययन से ही एना फ्रायड का जो प्रमुख ध्यान था वो था। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों के, यानी दोनों में किसके आ जाएंगे, बच्चों और किशोरों। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास यानी कि सेशन जो है वो पसंद आया होगा। तो साथ ही साथ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसी के साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी लोगों के पास पहुंच पाए। ठीक है, आपका चैनल है लर्न विथ अल्पना, तो सभी लोग सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, जिससे कि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, और अगली क्लास हमारी होगी फ्रायड का व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को कल बताएंगे। ठीक है, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में आज हम लोग केवल एना फ्रायड के बारे में पढ़ा है, कल फ्रायड साहब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।